नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को समझा। आज हम 4 प्रमुख कानूनी दस्तावेजों पर नजर डालेंगे जो रियासतों के विलय की जटिल प्रक्रिया के आधार स्तंभ बने। ये हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, मर्जर अग्रीमेंट और कवेनेंट्स। इनमें से हर एक प्रकार के समझौते ने रियासतों और नए भारतीय गणराज्य के बीच विकसित होते संबंधों को आकार देने में एक अनूठी भूमिका निभाई और उनकी विलय प्रक्रिया आसान कर दी। यह एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए इस एपिसोड के शो नोट्स में दिए गए लिंक पर जाएं। सैकड़ों रियासतों को एक नए बनते हुए राष्ट्र में जोड़ना, ये कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं था। बहुत बड़ी उलझी हुई चुनौती थी और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी जामा पहनाने, उसे व्यवस्थित करने के लिए कुछ खास दस्तावेज इस्तेमाल हुए। आज हम उन्हीं 4 मुख्य कानूनी साधनों की तह तक जाएंगे। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा चर्चित दस्तावेज से, विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, IOA जिसे कहते हैं। ऐसा लगता है कि यही वो पहला औपचारिक कदम था। हाँ, आपने सही समझा। ये वो बुनियादी कानूनी दस्तावेज था और इसकी जड़ें वो हमें मिलती हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तब इसका मकसद था कि रियासतों के शासक चाहें तो अपने राज्य को समय के प्रस्तावित फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल कर सकें। जब भारत आज़ाद हुआ तो इसी दस्तावेज का, इसी ढांचे का इस्तेमाल किया गया ताकि रियासतें भारतीय संघ यानी डोमिनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन सकें। इस पर दस्तखत का मतलब ही था कि वो रियासत भारत में शामिल हो रही है, स्थायी तौर पर। तो शासकों ने इस पत्र के जरिए भारत डोमिनियन में शामिल होने की अपनी सहमति जताई। और जहां तक मुझे ध्यान है, शुरुआत में ये सहमति सिर्फ 3 खास विषयों तक ही सीमित थी: रक्षा, विदेशी मामले और संचार। यही थे ना? हाँ बिल्कुल, शुरुआती दौर में यही 3 मुख्य विषय थे। इन पर रियासतें अपनी शक्ति भारत सरकार को सौंप रही थी और ये बात भी साफ तौर पर समझी गई थी और दस्तावेज में दर्ज भी थी कि इन 3 विषयों पर विलय के चलते राज्यों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ये एक अहम आश्वासन था, कह सकते हैं, क्योंकि कई शासकों को डर था कि विलय से उनके खजाने पर बोझ पड़ सकता है। लेकिन क्या ये पूरी तरह शासकों की मर्जी पर था? मतलब क्या सभी खुशी खुशी बिना किसी दबाव के शामिल हो रहे थे? कहानी शायद इतनी सीधी नहीं थी। देखिए, तकनीकी तौर पर तो हाँ, हस्ताक्षर करना शासक की मर्जी पर ही था, पर जमीनी हकीकत वो थोड़ी ज्यादा पेचीदा थी। सरदार पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन, VP मेनन, ये जो प्रमुख लोग थे, वो लगातार ये तर्क दे रहे थे कि भाई ज्यादातर रियासतें भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ी हैं, उनका अलग रहना व्यवहारिक नहीं है। तो शासकों को मनाने के लिए समझाने बुझाने से लेकर थोड़ा कूटनीतिक दबाव, बातचीत, हर तरीका अपनाया गया। इसे पूरी तरह स्वैच्छिक कहना शायद सही नहीं होगा। और क्या इस दस्तावेज में शासकों के अपने हितों की सुरक्षा के लिए भी कुछ उपाय थे? उन्हें कुछ आश्वासन दिया गया था? हाँ, बिल्कुल। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच शामिल थे। एक अहम शर्त ये थी कि मान लीजिए भारत सरकार अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कोई बदलाव होता है, तो उससे विलय पत्र की शर्तें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक कि वो शासक खुद एक और दस्तावेज के जरिए उस बदलाव को मान न ले। अच्छा। और ये भी साफ था कि इस पर दस्तखत करने का मतलब ये नहीं है कि राज्य भविष्य में भारत का कोई संविधान मानने को बाध्य है। ये उन्हें भविष्य के लिए, कह सकते हैं, कुछ हद तक स्वायत्तता का भरोसा देता था। अच्छा, तो क्या ये विलय पत्र सभी राज्यों के लिए एक जैसा ही था या उनकी स्थिति के हिसाब से इसमें कुछ फर्क था? ये थोड़ा उलझन भरा लगता है। नहीं, ये सबके लिए बिल्कुल एक जैसा नहीं था। राज्यों के अधिकार क्षेत्र, उनकी प्रशासनिक क्षमता, इन सबको देखते हुए अलग अलग प्रारूप थे। करीब 140 रियासतें थीं जिनके पास पूर्ण अधिकार क्षेत्र था, मतलब वो अपने अंदरूनी मामलों में काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मानक विलय पत्र पर दस्तखत किए, वही 3 विषय: रक्षा, विदेश, संचार। ठीक है। लेकिन 300 से भी ज्यादा छोटी रियासतें थीं, स्टेट, तालुक, उनके पास बहुत सीमित अधिकार थे। उनके लिए एक अलग तरह का विलय पत्र था। उसके जरिए उनकी बची खुची सारी शक्तियां भी केंद्र सरकार को मिल गई। हालांकि तकनीकी रूप से ये विलय ही कहलाया। शायद उनके छोटे आकार को देखते हुए यही व्यवहारिक था। और कश्मीर का मामला, उसका विलय पत्र तो शायद इन सबसे अलग और खास माना जाता है। हाँ, जम्मू और कश्मीर का विलय पत्र जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया,
वो 2 मायनों में बहुत खास था। पहला, उसमें ये साफ लिखा था कि विलय पर अंतिम मोहर वो जम्मू और कश्मीर की जनता की सहमति से लगेगी, जनमत संग्रह के जरिए। अच्छा, ये उसमें लिखा था। हाँ, और दूसरा, ये सिर्फ विलय था, पूर्ण विलयन नहीं। दस्तावेज की धारा 7 में खास तौर पे लिखा था कि इस पत्र की कोई भी बात शासक को भविष्य में भारत के किसी संविधान को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। ये स्थिति उन अन्य रियासतों से अलग थी जिन्हें बाद में भाग बी राज्य बनाया गया और जिन्हें संविधान अपनाना पड़ा। हाँ, ये वाकई एक बड़ा फर्क था। यहीं पर कानूनी बारीकियां दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग राज्यों के लिए रास्ते अलग अलग तय कर दिए। विलय पत्र के साथ साथ एक और दस्तावेज का जिक्र आता है, यथास्थिति समझौता या स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट। इसका क्या काम था? ये विलय पत्र से कैसे अलग था? हाँ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यथास्थिति समझौता। देखिए, उसका मकसद बिल्कुल अलग था। सोचिए, अंग्रेजों के जाने के बाद अचानक से सब कुछ रुक जाता। सालों से चले आ रहे इंतजाम जैसे डाक, तार, रेल, व्यापार के नियम, तो कितनी गड़बड़ी होती। हाँ, बिल्कुल। तो यथास्थिति समझौते का मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो मौजूदा समझौते और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहें, उनमें रुकावट ना आए। जब ब्रिटिश सर्वोपरिता खत्म हुई तो एक प्रशासनिक खालीपन का खतरा था। ये समझौता उसी खालीपन को भरने के लिए था। अच्छा, मतलब रोजमर्रा का कामकाज जारी रखने के लिए। बिल्कुल, ताकि आम जनजीवन और व्यापार पर असर ना पड़े। ये संक्रमण काल को संभालने का एक तरीका था। यानी ये एक तरह का फौरी इंतजाम था जब तक कि चीजें स्थायी रूप से तय न हो जाएं। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक अंतरिम व्यवस्था थी और भारत सरकार आमतौर पर इसे तभी मानती थी जब राज्य पहले विलय पत्र पर दस्तखत कर दे। अच्छा, ये शर्त थी। हाँ, एक तरह से शर्त जैसी थी कि पहले भारत में शामिल होइए, फिर हम मौजूदा व्यवस्थाओं को जारी रखेंगे। ये समझौते आमतौर पर तब तक लागू रहने थे जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती, अक्सर साल भर के लिए। क्या इन समझौतों का हमेशा पालन हुआ या कहीं-कहीं दिक्कतें भी आईं? हमेशा पालन हुआ हो ऐसा नहीं कह सकते। कुछ मामलों में, खास तौर पर हैदराबाद जैसी बड़ी रियासतों ने, उन्होंने यथास्थिति समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया। इससे उनके और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ा, संघर्ष की स्थिति भी बनी। इससे ये भी पता चलता है कि सिर्फ कागज पर दस्तखत काफी नहीं थे। असली शक्ति संतुलन, राज्यों की नीयत, आपसी भरोसा, ये सब भी जरूरी था। चलिए, अब तीसरे दस्तावेज पर आते हैं, विलय समझौता यानी मर्जर एग्रीमेंट। ये तो विलय पत्र से एक कदम और आगे की बात हुई है ना? इसमें तो शायद पूरी तरह से मिल जाने की बात थी। हाँ, बिल्कुल। ये एकीकरण की प्रक्रिया का अगला और ज्यादा गहरा चरण था। विलय समझौते का विचार तब जोर पकड़ा जब ज्यादातर रियासतें आईओए साइन कर चुकी थीं। जैसा हमने कहा, आईओए से तो सिर्फ 3 विषय मिले थे, लेकिन एक मजबूत, एकजुट राष्ट्र के लिए ये काफी नहीं था। जरूरत थी कि रियासतें पूरी तरह से भारतीय संघ का हिस्सा बने। हाँ। इसी लक्ष्य के लिए राज्य मंत्रालय ने सरदार पटेल की अगुवाई में विलय का फॉर्मूला निकाला। ये खासतौर पर उन छोटी रियासतों के लिए था जो अकेले टिक नहीं सकती थीं। मकसद था बिखरी हुई संप्रभुता खत्म करना और ऐसी प्रशासनिक इकाइयां बनाना जो काम कर सकें। इन विलय समझौतों में होता क्या था? मतलब मुख्य बातें क्या थीं? शासकों को बदले में क्या मिलता था? मुख्य बात तो यही थी कि शासक अपनी सारी शक्तियां कानून बनाने की, प्रशासन की, न्याय की, सब भारत सरकार को सौंप रहे हैं। बदले में शासकों को कुछ गारंटियां मिलती थीं। उनका प्रिवी पर्स यानी सालाना रकम, उनके व्यक्तिगत विशेषाधिकार जैसे उपाधियां, सम्मान वगैरह, और उनकी निजी संपत्ति पर उनका अधिकार, ये सब सुरक्षित रहेगा। अच्छा। समझौते में यह भी तय होता था कि उस रियासत का क्या होगा। क्या उसे पास के प्रांत में मिला देंगे, या कई रियासतों को मिलाकर कुछ नया बनाएंगे, या फिर उसे सीधे केंद्र के अधीन ले आएंगे। और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इनके प्रारूप भी काफी हद तक मानकीकृत कर दिए गए थे। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? जब किसी रियासत ने विलय समझौते पर दस्तखत कर दिए तो उसका क्या हुआ? नतीजे बहुत बड़े थे। जिन रियासतों ने यह समझौता किया, उनका अपना स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र वजूद खत्म हो गया। उनकी अलग पहचान नहीं रही। कई विलय हुई रियासतों को मिलाकर या अकेले ही मुख्य आयुक्त के प्रांत बना दिए गए, जैसे हिमाचल प्रदेश, भोपाल, कच्छ, बिलासपुर। अच्छा। कुछ दूसरे मामलों में कई रियासतों को मिलाकर राज्यों के संघ बनाए गए, जैसे मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ, यानी पेप्सू और सौराष्ट्र। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसी प्रक्रिया ने आज के भारत के प्रशासनिक नक्शे की नींव रखी। हाँ, ये तो बहुत अहम कदम था। बिल्कुल। इसी ने आगे चलकर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का रास्ता तैयार किया,
जिसने राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बनाया। ये विलय वाली प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? कौन सी रियासतें इसमें सबसे पहले शामिल हुई? ये प्रक्रिया 1947 के आखिर में ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतें, उनके बाद दक्कन की रियासतें आईं और फिर धीरे धीरे बड़ौदा, कूच बिहार, भोपाल, त्रिपुरा, मणिपुर, विंध्य प्रदेश, कई और रियासतें शामिल होती गईं। और जिन रियासतों का विलय हुआ उनके लिए विलय समझौते ने आईओए की जगह ले ली, क्योंकि अब तो पूरी शक्तियां जा चुकी थीं। और अब आते हैं चौथे दस्तावेज पर, प्रसंविदा या कवेनेंट। इसका इस्तेमाल कब और क्यों होता था? ये विलय समझौते से किस तरह अलग था? प्रसंविदा यानी कवेनेंट, ये भी एक कानूनी जरिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग था। देखिए, विलय समझौता एक रियासत को सीधे किसी मौजूदा प्रांत या केंद्र शासित प्रदेश में मिला देता था। हाँ, जबकि प्रसंविदा का इस्तेमाल तब होता था जब कई पड़ोसी रियासतों को मिलाकर एक नया बड़ा राज्य या राज्यों का संघ बनाना होता था। इस दस्तावेज के जरिए शामिल होने वाली रियासतों के शासक सहमत होते थे कि वे अपने इलाके मिलाकर एक साझा सरकार, विधानसभा और न्यायपालिका के साथ एक नया राज्य बनाएंगे। मकसद यहाँ भी वही था, छोटी गैर व्यवहारिक इकाइयों की जगह एक ज्यादा बड़ी और सक्षम इकाई बनाना। इसमें शासकों के लिए क्या इंतजाम थे? क्या ये भी विलय समझौते जैसा ही था? इंतजाम काफी हद तक विलय समझौते जैसे ही थे, पर एक खास फर्क था। प्रसंविदा में ये व्यवस्था थी कि जो नया संघ बन रहा है उसका एक प्रमुख होगा राज प्रमुख। राज प्रमुख? हाँ, राज प्रमुख ये आमतौर पर शामिल होने वाले शासकों में से ही कोई एक होता था, अक्सर सबसे वरिष्ठ या महत्वपूर्ण। और विलय समझौते की तरह प्रसंविदा भी शामिल होने वाले सभी शासकों के प्रिवी पर्स, उनकी निजी संपत्ति, विशेषाधिकार और गद्दी के उत्तराधिकार की गारंटी देता था। सौराष्ट्र, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, मध्य भारत संघ, पेप्सू, त्रावणकोर, कोचीन, ये सब इन्हीं प्रसंविदाओं से बने थे। फिर इन संघों के राज प्रमुख वो अपनी ओर से पूरे संघ के लिए भारत सरकार के साथ एक व्यापक आईओए साइन करते थे। तो अगर हम इन चारों दस्तावेजों का सार निकालें जल्दी से, तो उनके बीच के मुख्य अंतरों को कैसे समझा जा सकता है? हाँ, संक्षेप में, विलय पत्र आईओए। पहला कदम, सीमित अधिकार 3 विषय, व्यक्तिगत शासक के दस्तखत, यथास्थिति समझौता, अस्थायी, प्रशासनिक निरंतरता के लिए। आईओए के साथ साथ विलय समझौता, पूर्ण विलय, सारी शक्तियां समर्पित, रियासत की अलग पहचान खत्म, इसने आईओए की जगह ली। प्रसंविदा, कई रियासतों को मिलाकर नया संघ बनाया, शासकों ने शक्तियां संघ को दी। संघ का प्रमुख राज प्रमुख, फिर राज प्रमुख ने आईओए साइन किया। तो ये चारों दस्तावेज असल में वो कानूनी और प्रशासनिक औजार थे जिन्होंने सैकड़ों रियासतों के भारत में विलय और एकीकरण को कह सकते हैं संभव बनाया। जी, इनके बिना शायद ये प्रक्रिया इतनी व्यवस्थित नहीं हो पाती। निश्चित रूप से ये वो कानूनी ढांचे थे जिन्होंने एक बेहद जटिल राजनीतिक बदलाव को जमीन पर उतारा। और इन दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने, उन पर बातचीत करने का बड़ा श्रेय राज्य मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन को जाता है। उन्हें विधि मंत्रालय के केवी के सुंदरम से भी काफी मदद मिली। उनकी दूरदर्शिता और कानूनी समझ ने बहुत अहम भूमिका निभाई। रियासतों के एकीकरण को संभव बनाने वाले इन महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों पर इस विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे इन कानूनी प्रक्रियाओं ने भारत के नक्शे को आकार दिया। हाँ, और यहाँ एक विचार करने लायक सवाल जरूर उठता है। ये दस्तावेज बेशक राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण के शक्तिशाली साधन थे, लेकिन जिस तेजी से और जिस तरह ये एकीकरण हुआ, क्या उसमें इन विलय होने वाली रियासतों और बनने वाले संघों के अंदर की अलग-अलग सांस्कृतिक, भाषाई पहचानों का पूरी तरह ध्यान रखा गया? ये एक अहम सवाल है। क्या इन समझौतों का जो स्वरूप था, जो ज्यादातर प्रशासनिक नियंत्रण पर केंद्रित था, उसने अनजाने में ही भविष्य की कुछ चुनौतियों की जमीन तैयार कर दी? जैसे क्या भाषाई और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को उस समय शायद उतनी तवज्जो नहीं मिली और इसी वजह से आगे चलकर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की जरूरत पड़ी, जिसने राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बनाया। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि एकीकरण की इस प्रक्रिया ने लंबे समय में क्षेत्रीय पहचानों को कैसे प्रभावित किया। ये वाकई एक गहरा और विचारणीय मुद्दा है। इस विषय पर और जानकारी के लिए शो नोट्स में दिए गए इंडिया स्टेट स्टोरीज के लेख का लिंक देखना न भूलें। अगली चर्चा तक के लिए नमस्कार।